दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 21 अगस्त 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो भारत के साथ इन्होंने किया था। देखिए, हम अक्सर इस बात को ब्लेम करते हैं आसियान देशों को कि भाई ये अपनी ज़मीन को यूज़ होने दे रहे हैं चाइना के द्वारा इंडिया की मार्केट को फ्लड करने के लिए। जैसे होता क्या है कि चाइना से मान लो कोई प्रोडक्ट चला, आसियान देश जाएगा, क्योंकि आसियान का हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट करता है चाइना हमारे अगेंस्ट, जिसकी वजह से अक्सर हमारे गुड्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए स्टील है, अगर स्टील आसियान से रीपैक होकर इंडिया में आता है तो इससे इंडिया की मार्केट के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिया इसी चीज़ को रिव्यू करना चाहता है। अब आपको आसियान के बारे में पता होना चाहिए, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1967 में। इसको स्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है और सिक्स लार्जेस्ट इकॉनमी इन टोटल। इसके मेंबर्स में आते हैं आपके म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। अब इसमें से थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपीन ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सीवीसी की एक रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीवीसी है क्या। इसे कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। इसका रिकमेंडेशन दिया गया था के संथनम कमेटी के द्वारा। अब यहाँ आपको याद रखना कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सीवीसी एक्ट 2003 के तहत बनी है। ऑल्दो पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी हुआ करती थी, अभी एक्ट के आने के बाद ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंट है और रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स पार्लियामेंट। इसके जो मेंबर्स होते हैं इन्हें अपॉइंट और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट जब इन्हें अपॉइंट करते हैं तो एक 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसमें आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको हम अपॉइंट करने वाले हैं सीवीसी के चेयरपर्सन के तौर पे। अब ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, इन्हें रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर ये मिसबिहेव करते हैं किसी भी तरह से और ये इंक्वायरी के तहत सिद्ध हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो कहा जाए कि भाई इन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट की और उसके दौरान ये बताया गया कि भाई इन्होंने मिसबिहेव किया है, तभी इन्हें रिमूव किया जा सकता है। वैसे ये कभी भी रिमूवल के लिए रेजिग्नेशन डाल सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब कंटेक्स्ट भी जान लेते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में इनकी एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें इन्होंने पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट आई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 27 इंस्टांस ऐसे देखने को मिले जहाँ पर 16 डिपार्टमेंट्स के विजिलेंस डिपार्टमेंट इम्पार्शली वर्क नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कई नोटिस सर्व होने में डिले हुआ है और वेरियस लेवल पे कंप्लेंट अभी तक अधूरी है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि सीवीसी ने एक ग्रॉस मिसकंडक्ट के बारे में बात की है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम ग्वाटेमाला की लोकेशन को जानेंगे, जो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और जिसकी वजह से कई लोगों के साथ हरासमेंट हो रही है यहाँ। तो इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में था। आप इसकी लोकेशन जानना चाहें तो ये सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। इसके वेस्ट साइड में आपको मैक्सिको देखने को मिलता है। ईस्टर्न साइड पे आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलती है, जिसमें पहली है बलीज, देन होंडुरास एंड अल सल्वाडोर। ये 3 कंट्रीज हैं जो इसे ईस्टर्न साइड से घेरे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये गल्फ ऑफ हॉन्डुरास है। तो बस इसके बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम इक्वाडोर के लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पर अभी प्रेसिडेंशियल पोल को लेके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न जताए जा रहे हैं। मतलब कुछ हिंसा होने की चांसेस हैं यहाँ पे। अब इसकी लोकेशन अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में इसके नॉर्थ में आता है आपका कोलंबिया एंड नीचे की तरफ आ जाता है आपका पेरू, और इसके वेस्ट में यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। तो बस इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। ये लोकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे एक बार आप इन सभी कंट्रीज़ की लोकेशन को देख लेना, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रशिया के लूना 25 मिशन के बारे में और चंद्रयान के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लूना 25 किसका मिशन है, क्योंकि डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ये एक रशिया का मिशन है जो कि अभी फेल हो चुका है। ऑलमोस्ट 47 ईयर के बाद रशिया ने एक बार फिर से अपने लूनर एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट किया था, बट क्योंकि ये आपका लूना 25 जो मिशन था ये क्रैश लैंड हुआ, इसकी वजह से उनके सपने थोड़े धराशायी हो गए। अब यहाँ पर एक आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज पे आया था इंडिया के चंद्रयान 3 के बारे में भी,
जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है मून के सदर्न पोल पे, एंड वहाँ पर एक रोवर भी है। अब यहाँ 3 चीज़ें आपको याद रखने की ये कैरी कर रहा है। एक तो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल जो कि लगभग 100 किलोमीटर हाइट पे होगा आपके लूनर एटमॉस्फेयर में, और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा लैंडर के साथ। लैंडर का नाम है आपका विक्रम, जो कि कैपेबिलिटी रखेगा सॉफ्ट लैंडिंग की। पिछली बार ये मिशन फेल हो गया था, तो इस बार भी नाम चेंज नहीं किया है, विक्रम ही नाम है। रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो कि केमिकल टेस्ट एनालिसिस करेगा वहाँ पे। अब यहाँ जो व्हीकल यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब इसमें 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज सॉलिड, दूसरी स्टेज आपके लिक्विड जिसमें विकास इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरी स्टेज आपकी क्रायोजेनिक इंजन्स जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को -250 डिग्री सेल्सियस के अराउंड स्टोर किया जाता है। ऑल्दो थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बट मोस्टली आप ये कह के चले कि माइनस कुछ टेम्परेचर पे यहाँ पर इन गैसेस को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट हम हासिल कर सकें और स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी कम लगे। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। देखिए, यह आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे MRIs कंडक्ट की जाती हैं, या आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं उसमें इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुपर कंडक्टर्स होते क्या हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जो इनफाइनाइटली कंडक्ट कर सकता है डायरेक्ट करंट को फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट लूजिंग एनर्जी। अब एक प्रिंसिपल तो आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें ये कहा जाता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ आपको यही समझना है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं और उसे एक तार के अंदर फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी के अंदर। जैसे आप बल्ब को देखेंगे तो वो गर्म हो जाता है कुछ समय के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट हो रही है वहाँ पे। तो सेम जब भी आप किसी कंडक्टर के अंदर तार को डालेंगे, वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गर्म या ठंडा होगा ही। तो यहाँ पे ये जो लॉसेस है ये आपको सुपर कंडक्टर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अब सुपर कंडक्टर्स बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप एब्सोल्यूट जीरो की तरफ चले जाइए, जैसे जो पहली डिस्कवरी की गई थी, एक डेनमार्क के आपके साइंटिस्ट थे, 1911 में इन्होंने एक खोज की थी, जहाँ पर इन्होंने एक्सीडेंटली मरकरी को -268.95 डिग्री सेल्सियस पे ले गए और इसे कनेक्ट किया बैटरी के साथ, और इवन बैटरी हटाने के बाद भी ये आपका जो प्रोसेस है, ये जो करंट है आपका, वो चलता रहा। शायद मैं डेनमार्क बोल गया हूँ, डच और डेनमार्क थोड़ा कन्फ्यूजन है, डच यहाँ पर आप याद रख लेना। एंड इनका जो नाम है हाइक है, ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, अब इन्होंने तो ये एक्सपेरिमेंट करा जहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर को क्या किया, कम। इसमें जब टेम्परेचर कम करते हैं ना, तो आपको प्रेशर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप जैसे मान लीजिए -70 डिग्री या -50 डिग्री पे इसे लाना चाहते हैं, मतलब ये सुपर कंडक्टिविटी, तो आपको प्रेशर के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसे रूम टेम्परेचर पे लाया जा सके। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। देखिए, यहाँ मैं आपके साथ अब 2 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पल्सेस से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्फ्लेशन की बात की गई है। देखिए, हाल फिलहाल में इन्फ्लेशन हमारे को देखने को मिल रहा था टमाटो की वजह से। अब इसकी वजह से आपके जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके ऊपर खासा असर पड़ा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट वेटेज दी गई है फूड प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ एक बार फिर से पल्सेस के कारण हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो मौसम होता है आपके खारिफ क्रॉप वाला, इसमें बहुत सी पल्सेस उगाई जाती हैं। इसमें से जो मेजर आपकी है तूर, इसके जो कल्टिवेटेड एरिया है इसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि पल्सेस के दाम और तेज़ी से इंक्रीज़ हो। अभी वक्त रहते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि सोन एरिया जो है जहाँ पर कल्टीवेशन करनी है, वो एरिया इस बार कम है। अब इससे प्रोडक्शन लेवल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी कि कैसे आने वाले समय में हम इस इन्फ्लेशन को रोक सकें। अब अगर आपको ये समझना हो कि इन्फ्लेशन होती क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक सेब खरीदा, एक सेब आपने 2023 में खरीदा, इसकी कीमत थी 100 रुपये। अब 2024 को लेके आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इस सेब की कीमत होगी 150। मतलब सेम सेब है, कुछ फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर 100 से दाम बढ़ के हो गया 150। जैसे कुछ दिन पहले तक आपको टमाटर में देखने को मिल रहा था, टमाटर जो 10 रुपये किलो बिकता था वो 200-300 रुपये किलो बिकने लगा था। तो यहाँ पर जब भी आप जनरल राइज इन प्राइस देखते हैं किसी कमोडिटी की, इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। इन्फ्लेशन 2 तरह से हो सकती है। एक होती है डिमांड पुल, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है।
जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब भी लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो इसके बाद डिमांड इंक्रीज होगी, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए तो भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ आप मान के चलें कि जैसे कहीं पे कमीशन आया है, या गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है, या गवर्नमेंट ने लोन सस्ते कर दिए, तो इस सभी केसेस में आपको डिमांड हाई देखने को मिलेगी और इसे कहा जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी तरह से अभी टमाटर में जो देखने को मिला था, दैट इज सप्लाई साइड में आपको कमी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से आपके दाम जो है कॉमोडिटी के इंक्रीज हो गए। ज़्यादातर सप्लाई साइड या इनपुट साइड में जब आपकी कॉस्ट के ऊपर इम्पेक्ट आता है, इस वजह से जो इन्फ्लेशन आता है ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको इसका, जैसे पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाए तो पेट्रोल बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए आप क्या कह सकते हैं, इनपुट है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हर कोई यूज़ करता है, चाहे आप वेजिटेबल्स की बात करें या किसी और चीज़ की। तो यहाँ आपको समझना होगा कि ये जो चीज़ है, ये जो पेट्रोल वाली मैं बात जो आपको कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये आपके सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट के कारण है, और इसी को कहा जाता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। एक आर्टिकल और भी पब्लिश हुआ था रिगार्डिंग मणिपुर के हाई कोर्ट के सीजेआई की अपॉइंटमेंट को लेकर। इसमें आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में बात की जाती है कि कैसे किसी भी हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ये किसी भी हाई कोर्ट के जज को, या आप ये कह सकते हैं चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे, और इन्हें इसके लिए कंसल्ट करना होगा सीजेआई को। अब 1981 तक होता भी यही था कि सीजेआई से कंसल्ट करते थे आपके प्रेसिडेंट, और इवन 1993 तक भी मैं यही कहूँगा कि सीजेआई को कंसल्ट किया जाता था, बट इनका जो डिसीजन होता था ना वो बाइंडिंग नहीं होता था प्रेसिडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते थे, उनके पास ही छूट थी। बट 1993 में आता है आपका सेकंड जज केस। फर्स्ट जज केस में तो यही कहा जाता है कि जो आपके जो प्रेसिडेंट है उनका जो डिसीजन रहेगा वो सही रहेगा। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, इसे 1993 पे आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आती है सेकंड जज केस। इसमें यह कहा जाता है कि जो सीजेआई का डिसीजन है, मतलब सीजेआई ने जो भी कहा है कि इस पर्सन को अपॉइंट कर दीजिए, तो दैट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। बट सीजेआई का अकेले का ये डिसीजन मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आपको दो सीनियर मोस्ट जजेस को साथ में लेके चलना होगा सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद 1998 में इस कोलिजियम सिस्टम को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया जाता है, जहाँ पर सीजेआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस आपके आ जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वेयर एज सीजेआई प्लस गवर्नर प्लस आपके जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये मिलकर डिसाइड करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। अगर ट्रांसफ़र की बात की जाए तो दोनों हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो दैट इज़ व्हाट कोलिजियम सिस्टम इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पर इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। इनके बारे में स्लाइड इसलिए नहीं ऐड करी है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो आज के इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, दैट इज़ UPSC मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।